10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली यात्रा को रवाना हुआ। लेकिन ये कोई मामूली जहाज नहीं था। द टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था, जिसकी लंबाई 882 मीटर और ऊंचाई 175 फीट थी। अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाले इस जहाज को बनाने में 3000 वर्कर्स ने 3 साल की कड़ी मेहनत की थी। लेकिन किसको पता था कि अपनी पहली ही यात्रा पर रवाना होने के 4 दिन बाद रात के 11:40 पर ये जहाज आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में डूब जाएगी। इस कभी न डूबने वाले जहाज को डूबने में 3 घंटे से भी कम समय लगा। इस हादसे में टाइटैनिक पे सवार 2200 लोगों में से सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए और 1500 से भी ज्यादा लोगों ने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जानें गंवाई। इस जहाज का मलबा अगले 73 सालों तक अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में गुम था, जिसने न जाने कितने राज अपने साथ छुपा रखे थे। लेकिन अगर इस शख्स ने टाइटैनिक को ढूंढने की नहीं ठानी होती तो शायद टाइटैनिक कई और सदियों तक हमसे छुपा रहता। इस शख्स का नाम था रॉबर्ट बैलार्ड, जिन्हें बचपन से ही समुद्र को लेकर काफी दिलचस्पी थी। जब उनकी उम्र 23 साल हुई, उन्होंने डीप सबमर्जेंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने समुद्र को एक्सप्लोर करने के नए नए तरीके ढूंढ निकाले। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एल्विन का निर्माण। ये एक तरह का छोटा सा सबमरीन था जिसमें 3 लोग सवार हो सकते थे। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा मैकेनिकल आर्म्स लगे थे, जिनकी मदद से समुद्र के अंदर सैंपल्स कलेक्शन का काम किया जाता था, ताकि क्रू मेंबर्स को पानी में उतरना ना पड़े और वो सुरक्षित रहें। फिर एक के बाद एक ये एल्विन सबमरीन कई सारे टास्क करने में सफल रही। जैसे इसने एक बार एक एयरक्राफ्ट को समुद्र के नीचे से ढूंढ निकाला जो समुद्र में क्रैश हो गया था। लेकिन कई बार इसे नाकामयाबी भी मिली जब इसके ऊपर एक स्वॉर्ड फिश ने हमला कर दिया था, जिसके बाद इस सबमरीन को तुरंत पानी के बाहर लाया गया और फिर अक्टूबर 1968 को इस सबमरीन को एक बार फिर समुद्र में उतारा गया। पर समय के साथ साथ इस सबमरीन को इम्प्रूव किया गया। इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर टाइटेनियम की कोटिंग की गई, जिसने इसे हायर डेप्थ रेटिंग दी और ये ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए और भी ज्यादा बेहतर बन गया, जो बलार्ड के 100 से भी ज्यादा ओशियन एक्सप्लोरेशन में से कई मिशन में उनका साथी बना। बलार्ड इकलौते ऐसे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने पहली बार अंडर वाटर माउंटेन चेन की खोज की, जिसका नाम पड़ा मिड अटलांटिक रिज। और इसके अलावा 70 के दशक में गैलापागोस रिफ्ट में थर्मल वेंट की खोज करी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस की भी खोज की, जो समुद्री बैक्टीरिया में होने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड केमिकल सिंथेसिस प्रक्रिया है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज अभी होने वाली थी। बलार्ड ने खुद बताया था कि वो कभी भी टाइटैनिक के फैन नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अलग अलग एक्सप्लोरर्स को कोशिश करते और फेल होते देखा, तब वो खोए हुए जहाज को ढूंढने में ऑब्सेस्ड हो गए। उनके मुताबिक उस समय टाइटैनिक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने भी ठान ली टाइटैनिक को ढूंढने की। वो साल था 1973 और इसके 4 साल बाद बलार्ड ने पहली कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने डीप सी वेसल सी प्रोब का इस्तेमाल किया, जो एक ड्रिल शिप था जो कैमरा और सोनार जैसे इक्विपमेंट से लैस थी। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि पानी के दबाव से ड्रिलिंग पाइप टूट गया। इसके बाद 1980 में टेक्सास के एक ऑयल मैन जिनका नाम जैक ग्रिम था, उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को 3 बार ढूंढने की कोशिश की। एक बार तो जब वो बिल्कुल उसी जगह पानी पर तैर रहे थे जिस जगह टाइटैनिक डूबा था, लेकिन उनके शिप में लगे इक्विपमेंट इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में फेल हो गए। उधर बलार्ड अपनी अलग प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन इसमें सबसे पहली समस्या थी अटलांटिक ओशियन की गहराई में उतरना। इससे पहले बलार्ड समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक गोते लगा चुके थे, जिसमें उन्हें 3 घंटों का समय लगा था। बलार्ड को पता था कि वो इस काम के लिए एल्विन सबमरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टाइटेनियम से बना था, जो इतनी गहराई में पानी का दबाव झेल सकता था। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था ताकि उन्हें उसके साथ पानी के अंदर न जाना पड़े, यानी अनपायलटेड रिमोट कंट्रोल सबमरीन जैसा कुछ। लेकिन उन्हें ऐसा खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए वो अथॉरिटीज के पास गए, ये सोचकर कि शायद वो उनके प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे। लेकिन उन्हें टाइटैनिक के इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। बावजूद इसके अथॉरिटी ने बलार्ड को फंडिंग दी, जिसके बाद वो काम में लग गए और सबसे पहले उन्होंने 2 नए डिवाइसेस बनाए। आर्गो, जो एक अनपायलटेड डीप टोड अंडर सी वीडियो कैमरा था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें लगे हर कैमरे से फोटो ली जा सके और वीडियो रिकॉर्ड हो सके, और ये 20,000 फीट की गहराई में भी काम कर सकता था। और इसने समंदर के तलवे को 98% तक एक्सप्लोर कर लिया था। दूसरी डिवाइस जो बलार्ड ने बनाई थी उसका नाम था जेसन जूनियर, जो एक छोटा सा रोबोटिक व्हीकल था, जो एल्विन की तरह ही समुद्र की सतह में मौजूद चीजों के नजदीक जाकर उनकी तस्वीरें ले सकता था। टाइटैनिक की खोज में 2 हफ्ते
बिताने के बाद उन्होंने कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के पास सर्च ऑपरेशन पर फोकस की और आर्गो द्वारा खींची गई तस्वीरों को रिव्यू किया जाने लगा, पर उनके हाथ कुछ खासा नहीं लगा। फिर इस सर्च ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद उन्हें एक बॉयलर की रिवेटेड हल प्लेट्स मिली और फिर इसके अगले ही दिन एक बड़ा सा जहाज का बो मिला। 1 सितंबर 1985 बलार्ड और उनके साथियों ने ये जाना कि आखिरकार उन्हें ये बदनसीब जहाज मिल गया था। एक तरफ जहां बलार्ड काफी खुश और एक्साइटेड थे इस शिप के मिलने को लेकर, वहीं दूसरी तरफ वो काफी दुखी भी थे उन लोगों के बारे में सोचकर कि वो टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में डूबे थे। इसके मिलने के 4 दिन बाद एक्सप्लोरर्स की टीम पानी के नीचे दफन टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची और उन्हें सबसे पहले शिप का क्रो नेस्ट देखने को मिला। ये वही जगह था जहाँ से सबसे पहले उस आइसबर्ग को देखा गया था जो टाइटैनिक के साथ टकराया था। जिसके बाद उन्होंने टाइटैनिक के दोनों टुकड़े देखे, जिसके अंदर उन्हें फर्नीचर, डिनर टेबल और कई जोड़े लेदर के जूते देखने को मिले। ये उन लोगों के थे जो अपनी जान न बचा सके। जिस तरह सभी लोग नाकामयाब हो रहे थे, वही बलार्ड टाइटैनिक को खोजकर रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। टाइटैनिक के अलावा बलार्ड ने 100 से भी ज्यादा जहाज के मलबे को समुद्र के नीचे ढूंढ निकाला है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख से भी ज्यादा शिप समुद्र की गहराई में आज भी दफन है, जिनका नामो निशान भी नहीं मिल पाया।